मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नए कंसेप्ट पर बात करेंगे जिसमें ग्रहों को थोड़ा और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पर बेसिक कोर्स में भी चर्चा हुई है, लेकिन अब उसको फलित के माध्यम से बेसिक में जो चर्चा हुई उसको हम लोग छोड़ देंगे। उन चीजों को हम लोग जिक्र नहीं करेंगे और उससे आगे फलित के रूप में उसको कैसे देखें, फलित के रूप में उसको कैसे देखना है, कैसे समझना है, कैसे उसके फलाफल को समझना है, इसको हम लोग देखेंगे। तो एक टर्म आता है कई जगह आपको मॉडर्न बुक में पढ़ने को मिलेगा, PAC। P फॉर पुणे, A फॉर अहमदाबाद, C फॉर कैलकाटा, PAC। इसको हिंदी में बोलते हैं, मैंने ये थोड़ा मॉडर्नाइज नाम है, हिंदी में संस्कृत में तो हमेशा से रहा कि P मतलब पोजीशन, A मतलब आस्पेक्ट, पोजीशन मतलब स्थान, ग्रह ने जिस स्थान का ग्रहण किया वो स्थान, जिस भाव में बैठा वो स्थान। A मतलब आस्पेक्ट और C मतलब कंजंक्शन, स्थान, युति और दृष्टि। ग्रह इसके अनुसार फल देता है। नंबर 1, एक तो हम लोग ये बात कर चुके हैं कि ग्रह अपने लॉर्डशिप का फल देगा, जिस हाउस का लॉर्ड है उसका देना ही देना है, प्लस उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं वो देगा, प्लस अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वो अपने PAC का फल देता है, पोजीशन, एस्पेक्ट और युति, कंजंक्शन। पोजीशन हम लोग समझ गए, पोजीशन मतलब ग्रह जिस भाव में बैठा है, जहां पर बैठा है। और एस्पेक्ट, दृष्टि हम लोगों को पता है, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। 3 ग्रहों को विशेष दृष्टियां मिली हैं, जिसमें मंगल की दृष्टि है, मंगल की 4 और 8 विशेष दृष्टि है, गुरु की 5 और 9 है, और शनि की 3 और 10 है। 7 तो सबका है। इसके अलावा राहु और केतु की भी दृष्टि मानी गई है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। हम लोग मानने वाले स्कूल के हैं। हम लोग जो भी फलाफल आगे करेंगे अपने एक्सरसाइज क्लासेस में या जो भी बात करेंगे उसमें राहु और केतु की दृष्टि को लेते हुए करेंगे। तो अब यहाँ पर और क्या हो सकता है? PAC कई तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करता है या कर सकता है। मैं एक स्क्रीन की तरफ आप लोगों को ले चल रहा हूं। एस्पेक्ट हो गया दृष्टि, मतलब एक ग्रह जिन भावों को देख रहा है और जिन ग्रहों को देख रहा है उस पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। तीसरा कंजंक्ट हुआ। कंजंक्ट मतलब युति, अर्थात कोई ग्रह दूसरे जिस ग्रह के साथ जुड़ा है। अब एक तो उसकी स्थिति हो गई, मान लीजिए कि हम बात करें चंद्रमा 4th भाव में है, तो ये चंद्रमा की पोजीशन हो गया, उसका P हो गया। अब चंद्रमा देख कहाँ रहा है? चंद्रमा 10th भाव को देख रहा है, ये उसका एस्पेक्ट हो गया। और कंजंक्ट क्या हो गया कि चंद्रमा के साथ कोई भी और ग्रह 4th भाव में आकर बैठ गया, तो ये उसका कंजंक्शन हो गया। तो अभी हम लोगों ने दिग्बल खत्म किया है,
तुम लोग मानते हैं कि भाई मान लें कि चंद्रमा के साथ शुक्र आकर बैठ गया चतुर्थ भाव में, तो चंद्रमा और शुक्र युति में आ गए। अब ये तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें जो हैं, ये आगे बहुत काम की होती हैं या बहुत काम आती हैं, इन द सेंस कि जब दो भावों के लॉर्ड, दो भावों के भावेश आपस में एक जगह आके बैठेंगे तो उनका कंजंक्शन बनेगा। अब हम लोग ये माने कि फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड अगर एक साथ बैठ गए तो ये एक प्रकार का राजयोग होता है। एक तो युति हो गई दोनों की, कि फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड एक साथ आ गए। अब ये युति हो गई दोनों की, लेकिन अब दूसरा स्टेप आएगा कि वो एक साथ मिलकर बैठे कहाँ। हम लोग बात कर रहे थे PAC, तो अब पहले भाव का लॉर्ड और पांचवें भाव का लॉर्ड एक साथ जुड़ गया, तो ये बन गई युति की स्थिति। हम बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई चार्ट मुझे नहीं लगता है कि बनाने की जरूरत है, सो मैंने चार्ट नहीं प्रिपेयर किया है ना। तो फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड एक साथ आ गए, ये युति हो गई, कंजंक्शन हो गया। अब ये एक साथ आकर बैठे कहाँ? या ये 6, 8, 12 में चले गए, ये त्रिकोण भाव में बैठे या ये केंद्र भाव में बैठे, ये पोजीशन हो गया उनका, राइट। अब ये अच्छे भावों में बैठे। अब दो अच्छे व्यक्ति मिल गए, दो अच्छे व्यक्ति मिल गए और किसी अच्छी जगह पर बैठ गए, तो क्या होगा? नेचुरल है, उनका जो सिग्निफिकेशंस होगा वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब वो बुरे जगह में बैठ गए, 6, 8, 12 में चले गए, तो क्या होगा? वो दोनों मिलके गड्ढे में चले गए। तो जो अच्छी संभावना बनी, जो जीवन में अच्छी स्थिति को पैदा कर सकती थी, उस स्थिति में कमी आ गई। ये पहला युति हो गया, उसके बाद उसी का पोजिशनिंग हो गया। अब मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, तो फर्स्ट लॉर्ड मंगल हो गए, फिफ्थ लॉर्ड सूर्य हो गए, ठीक है। मंगल सूर्य परम मित्र भी हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, बड़ा अच्छा हो गया। अब मान लीजिए वो बैठ गए नवम भाव में, ये भी बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन उन पर राहु की और शनि की दृष्टि आ गई, उन पर राहु की और शनि की दृष्टि आ गई। तो अब क्या हुआ? दो अच्छे आदमी मिले, अच्छी जगह पर पहुंचे, लेकिन उनको एक अवरोध पैदा हो गया उनके सामने कि वो चाहते हुए भी जितना अच्छा फल देना चाहिए था उतना अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। उन पर कुछ ऐसा नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया कि जितना अच्छा फल देना चाहिए था वो अब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो PAC का मतलब ये हुआ, और इस तरीके से इसको समझेंगे। इस टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने इसलिए यूज किया कि मॉडर्न राइटर्स ने बहुत जगह PAC को ही लिखा है, या पढ़ाने के जिक्र में PAC का ही बहुत बार जिक्र होता है। अच्छे बड़े सेमिनार्स में लोग PAC बोलते हैं, या PAC भी नहीं, पैक बोलते हैं, पैक, PAC पैक। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई पता चला कोई अच्छा सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार ज्वाइन करें और वहां बात हो रही है कि पैक का ये इफेक्ट होता है, और हम लोग सिंपली उस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं होने के चलते उसको नहीं समझ पाए। यहाँ पर पोजीशन और युति, पोजीशन और युति के कुछ प्रकार हैं। क्या प्रकार हैं? दो ग्रह एक ही भाव में बैठ गए,
दो ग्रह अगल बगल के भाव में बैठे, लेकिन उनके बीच डिग्री का अंतर बहुत कम है। ये भी एक तरह की युति कंजंक्शन मानी जाती है। जैसे सपोज कीजिए कि सूर्य 29 डिग्री का है तुला राशि में, राशि ले लें या हाउस ले लें, बात एक ही है। मान लीजिए फिफ्थ हाउस में सूर्य 29 डिग्री के हैं और सिक्स्थ हाउस में शनि 1 डिग्री के हैं या 2 डिग्री के हैं, तो ये डिग्री का अंतर बड़ा कम हो गया, सिर्फ 3-4 डिग्री का अंतर हो गया। तो ये भी एक तरह से युति मानी जाएगी। अब यहाँ पर मैंने सूर्य और शनि की बात की, तो जहां पर युति में एक जगह सूर्य आएगा, वहां पे अगर युति क्लोज होगी, अगर कंजंक्शन क्लोज होगा, तो वहां प्लैनेट क्या हो जाएगा? दूसरा प्लैनेट अस्त हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। ये अलग चैप्टर है, इसको थोड़ा हम लोग आगे करेंगे। तो एक भाव में 2 प्लैनेट आ गए, अगल बगल के भावों में कम डिग्री के डिफरेंस से 2 प्लैनेट आ गए, सपोज 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री के डिफरेंस में 2 प्लैनेट आ गए। तीसरा, दोनों प्लैनेट ने एक दूसरे की राशि का परिवर्तन कर लिया। सपोज मेष लगन की कुंडली है, सेकंड लॉर्ड शुक्र हुए, सिक्स्थ लॉर्ड बुध हुए, ठीक है, सिक्स्थ लॉर्ड बुध हुए। अब शुक्र चले गए सिक्स्थ हाउस में, मतलब बुध की राशि में, और बुध चले आए सेकेंड हाउस में, मतलब शुक्र की राशि में। तो ये एक्सचेंज ऑफ हाउस हो गया। तुम मेरे घर में आ गए, मैं तुम्हारे घर में चला गया। एक्सचेंज ऑफ हाउस बड़ा अच्छा माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि किस तरह के हाउसेस का आपस में एक्सचेंज हो रहा है। अच्छे हाउस के साथ एक्सचेंज अच्छा फल देता है, बुरे हाउस के साथ एक्सचेंज भी अच्छा फल देता है, बुरे हाउस के साथ भी एक्सचेंज अच्छा फल देता है, लेकिन अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन अच्छा फल नहीं देता है। जैसे फिफ्थ लॉर्ड और 9th लॉर्ड, या 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज हुआ, बड़ा अच्छा हो गया, राजयोग बना। 6th लॉर्ड और 8th लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज हुआ, तो ये विपरीत राजयोग बना। ये भी अच्छा हुआ, लेकिन विपरीत राजयोग बना। लेकिन तीसरा स्टेप, 10th हाउस और 6th हाउस, 10th हाउस और 6th हाउस, या 10th हाउस और 8th हाउस का आपस में एक्सचेंज हुआ, तो ये अच्छी स्थिति नहीं हुई। अब एस्पेक्ट क्या होगा? दो ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, दो ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं। दो ग्रह एक दूसरे को कब देखेंगे पूर्णतया? जब दोनों 1-7 एक्सिस पर होंगे। जैसे एक ग्रह 4th में है तो दूसरा, मान लीजिए चंद्रमा 4th में है और सूर्य 10th में है, या शुक्र 10th में है। राहु और गुरु के केस में दोनों एक दूसरे से त्रिकोण होंगे, तो भी एक दूसरे को देख लेंगे। क्लियर? जैसे जुपिटर 5th भाव में है और राहु 9th भाव में है, तो दोनों की क्या क्या दृष्टि है? 5, 7 और 9। दोनों आमने सामने नहीं है, दोनों एक दूसरे के त्रिकोण में है, तो अब उनकी दृष्टि क्या है? 1, 5, 9। 1, 5, 9 क्या होता है? त्रिकोण होता है, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तीसरा केस क्या होता है?
एक ग्रह दूसरे को देख रहा है, दूसरा पहले को नहीं देख रहा है। ऐसा किस केस में होगा? शनि और मंगल। अच्छा, मान लीजिए मंगल फर्स्ट हाउस में है, शनि फोर्थ हाउस में है, तो क्या होगा? यहां पर भी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर पड़ी, शनि की 10वीं दृष्टि घूम के मंगल पर पड़ी। क्लियर है सबको या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बताइए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। और मैं इसीलिए बोलता हूँ वीडियो ऑन करके रखेंगे तो पता भी चल जाता है चेहरे से। नंबर 1। नंबर 2, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबरिंग ऑफ हाउसेस याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ निशि जी बताइए। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। हाँ। या जब लास्ट में बोला है ना शनि का मंगल और शनि का आप रिलेशन, एक कुंडली बनाइए फटाक से। फर्स्ट हाउस में मंगल को रखिए, फोर्थ हाउस में शनि को रखिए। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ये काम कर लें। डन। अब आप मंगल से गिनिए शनि तक कितना भाव होता है? 4। मंगल की चौथी दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि है तो मंगल ने देखा शनि को। अब शनि से गिनिए मंगल तक कितना होता है? 10। अगेन 4। ना, शनि से राइट 10। शनि की 10वीं दृष्टि है, 3, 7, 10। तो इस कंडीशन में भी मंगल ने शनि को देखा और शनि ने मंगल को देखा। ठीक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आएगी, अब मान लीजिए मंगल के जगह पर कोई और प्लैनेट हम ले लें, बुध ले लें, शुक्र ले लें, सूर्य ले लें, कुछ भी ले लें, गुरु ले लें। अब क्या होगा? वो तो शनि को नहीं देख पाएंगे चूंकि मंगल के अलावा किसी ग्रह की चौथी दृष्टि नहीं है, लेकिन शनि उनको देखेंगे। राइट। तो एक कंडीशन हुआ जब दोनों ग्रह ने एक दूसरे को देखा, इसका अलग अलग कंडीशन हो गया। या तो 1 से 1 एक्सिस हो गया, या शनि और मंगल के केस में ऐसा हो गया। राहु और जुपिटर के केस में एक दूसरे के त्रिकोण में होंगे तो देख लेंगे। देखिए, आप देखिए, राहु गुरु को आप 5th हाउस में लिखिए, राहु को 9th हाउस में लिखिए। गुरु 5th हाउस में, राहु 9th हाउस में। अब से आप राहु तक गिनिए कितना हुआ? 5। तो गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। अब आप राहु से गिनिए गुरु तक कितना हुआ? 9। तो गुरु की और राहु की, केतु की सब दृष्टि 5, 7, 9 है। ठीक है। इसलिए बेसिक क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने अभी किया PAC। हाँ, दो ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों तो ये भी पोजीशन और कंजंक्शन का संबंध बनता है। लेकिन नक्षत्र को अभी हम लोग इसको सुन लेंगे, इस पे बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब नक्षत्र को पढ़ेंगे थोड़ा आगे जाकर तब उस पे हम लोग थोड़ी बात करेंगे ज्यादा। ठीक है। नक्षत्र के बात करने के लिए नक्षत्र को समझना जरूरी है, नक्षत्र और प्लैनेट के रिलेशन को समझना जरूरी है। अब हम लोग कुछ नियम है, इसको आप लोग फोटो ले लें। जैसे कोई ग्रह अपनी राशि में या अपने भाव में बैठेगा या उसे देखेगा तो उसकी क्षमता को बढ़ाएगा, उसको बली करेगा। अब इसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि वो ग्रह शुभ है या अशुभ है। कोई भी व्यक्ति जो अपने घर को देखेगा उस घर की रक्षा करेगा। सिंपल। कोई भी ग्रह जिस भाव का कारक है, जिस भाव का वो कारक है, उस भाव को देखेगा तो उस भाव को बल देगा। ये कुछ नियम है जो ज्योतिष के शाश्वत नियम है, इसमें कभी बदलाव नहीं होगा। इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं और परिस्थितियों के साथ।
ग्रह अपने कारकत्व के भाव में बैठकर, मतलब जिस भाव का वो कारक है उस भाव में बैठता है, तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है कारको भाव नाशाय। कारक अपने भाव में बैठकर अपने भाव का नाश करता है। उसको देखता है, दृष्टि देता है तो बल देता है, लेकिन जब बैठता है तो नाश करता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग कारको भाव नाशाय पढ़ेंगे। कारक ग्रह विशेषकर अब किस तरह का नाश करता है? नाश मतलब उसको वर्ड मीनिंग से नहीं लेना है कि एकदम नाश हो गया जला के स्वाहा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। नाश मतलब उसमें कमी करता है। किस तरह के चीजों में कमी करेगा? जीव सुख में या रिलेशन के सुख में कमी करता है, मटेरियलिस्टिक सुख में कमी नहीं करता है। मटेरियलिस्टिक सुख में कमी नहीं करता है। अपवाद इसका क्या है कि शनि जब 8th हाउस में बैठते हैं जीव सुख में कमी नहीं करते हैं, और सूर्य जब 5th हाउस में हो तो कारको भाव नाशाय नहीं लगता है। क्लियर है? कोई शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह, हेलो सर, एक कारक को भावनाशय एक एग्जांपल देंगे क्या? क्या आगे देंगे? एक एग्जाम्पल अभी हम लोग दे लेते हैं, लेकिन विथ फर्दर मॉडिफिकेशन जब आगे हम लोग इसका चैप्टर करेंगे तो ठीक है। ठीक है। अभी जैसे हम लोग समझें कि 4th हाउस में चंद्रमा बैठा, या 3rd हाउस में, चलिए 3rd हाउस की हम लोग बात करते हैं, 3rd हाउस में मंगल बैठा, तो आमतौर पर छोटे भाई बहन नहीं होते हैं। आमतौर पर छोटे भाई बहन नहीं होते हैं। तो यहां बैठकर उसने क्या किया कि जीव सुख में कमी कर दी, लेकिन 3rd हाउस का मंगल 3rd हाउस का कारक है, आपके पराक्रम को बढ़ाता है। 3rd हाउस में बैठा मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाता है, आपके भाई के सुख में कमी कर सकता है। दिस इज द एग्जाम्पल विथ फर्दर मॉडिफिकेशन, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे सर मून अगर 4th भाव में बैठ गया तो मातृ सुख में, माँ के सुख में कमी करेगा। कहीं ना कहीं कमी करने का मतलब ऐसा नहीं कि माँ का सुख आपको मिलेगा ही नहीं, आपको माँ जीवित ही नहीं रहेंगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी कारण से माँ बीमार हो, आपको माँ का सुख नहीं मिला, आप हॉस्टल पढ़ने चले गए, माँ का सुख नहीं मिला, ठीक है। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए पढ़ने, माँ का सुख नहीं मिला। पाप ग्रह 4th हाउस में बैठे पाप ग्रह, ये हम लोगों ने चर्चा की थी। अभी हम लोग कारक की बात कर रहे हैं, तो पाप ग्रह की बात नहीं करेंगे, ये मैंने गलती से बोल दिया। तो गलती मतलब कि वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो 4थे भाव में बैठा चंद्रमा, या 9वें भाव में बैठा सूर्य, या 5म भाव में बैठा गुरु, अपने अपने जो जीवित कारक हैं, 9वां भाव पिता, 5म भाव संतान, उसमें कमी कर सकता है, लेकिन उससे आने वाले जो भौतिक कारकत्व हैं उसको बढ़ाता है। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कारक जो उनका स्थान है अगर उसमें बैठेगा तो कमी करेगा। कारक जिस भाव का कारक है, वही जिस भाव का है। हाँ, जैसे सन पर, फर्स्ट, लाइक सन इज 1st हाउस का, अगर वहां बैठता है तो उसमें कुछ कमी करेगा। सन 1st हाउस में बैठेगा तो वहां किस चीज में कमी करेगा? वहां जीव सुख क्या है? वहां जीव सुख क्या है? वहां जीव सुख है कि आपकी सोच में वो गर्मी लाएगा, आपकी सोच में वो गर्मी लाएगा,
आपको अभिमानी बना देगा। वहां पर जीव सुख क्या है? वहां पर जीव सुख मैं ही हूं। ठीक है। 9th हाउस में पिता का है और 9th हाउस में पिता का कारक सूर्य है। 9th हाउस में पिता का कारक सूर्य है। 4th हाउस में माता का कारक चंद्रमा है। 5th हाउस में संतान का कारक गुरु है। 3rd हाउस में भाई का कारक मंगल है। ये सब जीवित रिलेशंस हैं। ये सब रिलेशंस हैं। ये जीव सुख है। जीव सुख में कमी करते हैं। कारक जिस भाव के वो कारक हैं उस भाव में बैठते हैं, तो उस भाव से आने वाले जो भी जीव सुख हैं, रिलेशनशिप से संबंधित सुख हैं, उसमें कमी करते हैं। इसको डिटेल हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अपवाद क्या है इसमें कि शनि अष्टम भाव में आयु की वृद्धि करते हैं। शनि अष्टम भाव में अष्टम भाव का जीव सुख क्या है? अपनी आयु। तो शनि अष्टम भाव के शनि आयु की वृद्धि करते हैं। सूर्य पंचम भाव में हो। सूर्य पंचम भाव से क्या मतलब है? सूर्य यहाँ पर उपासना, यहाँ पर आध्यात्मिक के कारक है। आध्यात्मिकता, उपासना, ये कोई आप उसमें नाशाय अपवाद के तौर पर काम करता है। कोई शुभ ग्रह किसी दूसरे शुभ ग्रह को देखता है तो शुभता में और वृद्धि करते हैं। ठीक है। कोई शुभ ग्रह किसी अशुभ ग्रह को देखे तो अशुभता में कमी करते हैं। कोई शुभ ग्रह किसी दूसरे शुभ ग्रह को देखे, कोई शुभ ग्रह किसी दूसरे शुभ ग्रह को देखे तो शुभता में वृद्धि। कोई शुभ ग्रह किसी दूसरे अशुभ ग्रह को देखे तो अशुभता में कमी। कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह को देखे तो शुभता में कमी। जैसे चंद्रमा 1st हाउस में, शनि 4th हाउस में। शनि ने उसको देखा तो चंद्रमा की शुभता में कमी हो गई। कोई शुभ ग्रह किसी अशुभ ग्रह को देखा तो कैसे देखेगा? अब मान लीजिए 1st हाउस में बृहस्पति, पंचम हाउस में शनि, तो बृहस्पति तो शनि को देखेंगे। कोई शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह को देखेंगे तो दोनों की शुभता में वृद्धि होगी। ये तो समझ में आ गया। किसी भाव में शुभ और अशुभ ग्रह दोनों ही हो तो दोनों के ही फल उस भाव से संबंधित मिलेंगे। ज्योतिष में हर एक फल मिलता है, यानी कोई भी स्थिति किसी दूसरी स्थिति को बैलेंस नहीं करती है। ज्योतिष में हर स्थिति का फल मिलता है, कोई स्थिति एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बचपन में हम लोग क्या करते हैं, किसी लड़के को अच्छा मार्क्स आया, उसके दोस्तों ने, उसके किसी खास दोस्त ने कहा कि चलो तुम हमको पार्टी दो, कि नहीं दी। अगले एग्जाम में दूसरे दोस्त को अच्छा गया, पहले वाले ने कहा कि तुम मुझे पार्टी दो, उसने भी नहीं दी। दोनों ने कहा कि चलो कट्टी हो गया, तुम्हारा भी पार्टी कट बराबर हो गया। ऐसा ज्योतिष का फल मिलेगा। पहला वाला भी पार्टी देगा और दूसरा वाला भी पार्टी देगा। गुरु जिस भाव को देखते हैं या जिस और भावेश शुभ हो जाता है, क्योंकि गुरु की आंखों में अमृत बरसता है। अब कहते हैं, आज हम लोग, मैं सबसे पहले वही शेयर कर दूं आप लोगों को कि हाँ, एक दृष्टि का कंसेप्ट बेसिक सिखाएंगे। दृष्टि का अभी बोला कि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि। हाँ,
दृष्टि नहीं माने। ओके, और मंगल की दृष्टि? मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि अच्छी होती है, चौथी दृष्टि ओके, 8वीं दृष्टि उसकी कुंडली जब आप लेंगे। हाँ प्रियंका जी पूछिए। गुरुजी 2 क्वेश्चन है। आपने कहा कारक जब अपने भाव में मतलब तो भी वो कमी करेगा। अच्छा, जीव सुख को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, जीव सुख को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और ठीक है, दूसरा इसकी चर्चा हम लोग जब इस नियम को पढ़ेंगे तो डिटेल में करेंगे। दूसरा है ठीक है? कि आपने कहा कि जब शुभ ग्रह अशुभ को देखता है और अशुभ शुभ को देखता है, अलग अलग दोनों का 7th हाउस में जैसे जुपिटर शनि को देख रहा है एंड शनि इज इन 8th हाउस। जैसे मैं एक हमने कुंडली देखी थी, जैसे बताइए गुरु शनि इज कहाँ है? इन सेकंड एंड वो शनि इज इन 8th हाउस। तो एक दूसरे को देख रहे हैं सर वो, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? मतलब अब जब परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, दोनों जब 2 शुभ ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे की शुभता को बढ़ाएंगे। जब 2 अशुभ ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तो उसमें जो पावरफुल होगा वो दूसरे को पीड़ित करेगा, जो पावरफुल होगा वो दूसरे को पीड़ित करेगा। जैसे देखे या साथ बैठे, जैसे राहु भी पाप ग्रह है, शनि भी पाप ग्रह है। ठीक है, राहु भी पाप ग्रह है, लेकिन राहु और मंगल जब मिलते हैं तो अंगारक योग बनता है। राहु शनि जब मिलते हैं तो शनि चांडाल दोष बनता है। सूर्य पाप है तो नहीं है, लेकिन क्रूर ग्रह है। जब राहु सूर्य साथ होते हैं या केतु सूर्य साथ होते, तो यहाँ पर यह देखना है कि कौन पावरफुल है। लाइक अब राहु की प्रकृति वैसी है कि वो सबको ग्रस लेता है। राहु की प्रकृति ही ऐसी है कि राहु की शक्ति को हम लोग किससे समझे? राहु की शक्ति को हम लोग बाली की शक्ति से। बाली था जिसको वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे सामने जो है तुम्हारे, तो भगवान राम को भी पेड़ के पीछे छिपकर हमला तो राहु कर लेता है, उसकी शक्ति को ग्रास्प कर लेता है। सर इसमें गुरु और शनि का नहीं समझ आ रहा मेरे को, क्योंकि गुरु इज इन 2nd हाउस, शनि इज इन 8th हाउस। वो तो ज्यादा खराब हो गया, शनि थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। अब दोनों हाँ, इसमें अब अगर आप, मैं यही बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए, मैं बड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूं इसको। हम लोगों के यहाँ अभी भी, हम लोग के यहाँ मैंने शहर में और यहाँ अभी भी एक ये काम होता है कि स्कैवेंजर्स होते हैं जो कि नाली में उतर के सफाई करते हैं। ठीक है, नाली में उतर के सफाई करते हैं, जिसमें कभी कभी हादसा भी हो जाता है, दम घुटने से मौत हो जाती है। ठीक, अब मैं इसको दूसरे सेंस में बोल रहा हूं, इसको मानवता मानवीयता के सेंस में हम लोग नहीं लेंगे। जस्ट हम लोग इस चीज को समझने के सेंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अब वैसा व्यक्ति अगर नाले से निकला, वो गंदे में है, वो आपके घर में आया उसी स्थिति में और सोफे पर बैठा। ठीक, आपका घर क्या हुआ? गंदा हुआ। उसको आपके घर में बैठ के क्या मिली? साफ सफाई मिली। ठीक है, तो जब शुभ और अशुभ प्लैनेट आपस में हैं, शुभ प्लैनेट को उसका सामने वाले की अशुभता इंपैक्ट कर रही है, अशुभ प्लैनेट को सामने वाले की शुभता इंपैक्ट कर रही है। जिसके पास जो है वही देता है, जिसके पास जो है वही देता है।
तो जब ये इम्पैक्ट होगा तो एक जो शुभ है उसका सिग्निफिकेंस कम होगा, उसका सिग्निफिकेंस कम होगा, जो अशुभ है उसका सिग्निफिकेंस टुवर्ड्स पॉजिटिविटी जाएगा। मैंने उसको अच्छा बनाने की कोशिश की, उसने मुझे बुरा बनाने की कोशिश की, तो गुरु पे इफेक्ट आएगा फिर उनका ना। गुरु पे इफेक्ट। अच्छा। इसीलिए तो मान लीजिए गुरु पंचम में बैठे हैं और राहु नवम में बैठा है, तो दोनों परस्पर एक दूसरे को देख रहा है। क्लासिकल क्या बोलते हैं कि क्लासिक्स बोलते हैं कि जब दोनों एक साथ बैठे हो तो गुरु चांडाल दोष बनता है, ठीक है, तब गुरु चांडाल दोष बनता है। लेकिन दृष्टि में उतना ज्यादा असर नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका असर होता है। क्यों? अच्छा, अब देखिए नाइन्थ हाउस में बैठा राहु क्या हो जाता है? मरणासन हो जाता है। क्यों? नाइन्थ हाउस में बैठा राहु, नाइन्थ हाउस धर्म का भाव है, धर्म का घर है, ठीक है, वहां पे पूजा है, पाठ है, धूप है, अगरबत्ती है, तीर्थ स्थान है, नैतिकता है, सच्चरित्रता है, सारी चीजें हैं। राहु को इसमें से एक चीज से भी मतलब नहीं है, तो राहु वहां पर मरणासन हो गया। अब जिसके घर में जाकर राहु की स्थिति इतनी खराब हो जाती है या वो इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो सिंपल लॉजिक से हम लोग समझें कि उसके साथ जब बैठेगा या उसकी दृष्टि में आएगा तो भी अनकंफर्टेबल होगा, या उसको देखेगा तो भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इंटेंसिटी वो नहीं होगी जो साथ बैठने की होती, जो युति की होती, लेकिन कुछ तो होगी ना। पूजा जी। हेलो सर, आपने अभी कहा कि शनि जहाँ दिखता है वहां उसकी दृष्टि अच्छी नहीं होती। अगर मान लीजिए शनि छठे में बैठा हुआ है, ये सबसे शुरू में बात की, पहला नियम, कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखेगा या अपने भाव को देखेगा तो उसको बल प्रदान करेगा। जी जी, दिस वाज माय वेरी फर्स्ट। पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती ना। अपने घर को कोई खराब नहीं करता है, ठीक है सर, सिंपल सा नियम है, अपने घर को कोई खराब नहीं करता है, उसको देखेगा तो भी अच्छा करेगा और उसको वहां बैठेगा तो भी अच्छा करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी प्लैनेट जब वो लग्नेश बन गया तो अपनी कुंडली के लिए वो सबसे ज्यादा योगाकारी है। ठीक है, देखिए इसमें पहला नियम है, कोई भी ग्रह अपनी राशि या भाव में बैठेंगे या उसे देखेंगे तो उसकी क्षमता या शुभता को बढ़ाते हैं, उसे बल देते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग आते हैं इसके बाद वक्री प्लैनेट में। प्लैनेट वक्री कैसे होते हैं ये हम सबको पता है। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले या लास्ट क्लास में बेसिक में किया भी है, इसमें विजय जी भी, प्रियंका जी भी हैं, तो इसलिए उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे कि वो फिजिकल फेनोमेनन क्या है। हम लोग बात करेंगे, हम लोग ये जान रहे हैं कि ये कोई खगोलीय घटना नहीं है। ये खगोल मतलब आकाश, ये सही में आकाश में होने वाली कोई घटना नहीं है, ये हम सबको पता है। तो फिर ये है क्या? ये सिर्फ प्रतीति है, ये सिर्फ प्रतीति है। प्रतीति मतलब ये अनुभव है। किसका? हमारा। हम कौन? हम वो जो इस पृथ्वी से प्लैनेट्स को देख रहे हैं, जो इस पृथ्वी से प्लैनेट को देख रहे हैं। जीवन में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, या हम कह सकते हैं कि जीवन 2 रूपों में मैनिफेस्ट होता है, एक भौतिक रूप, दूसरा मेंटल फॉर्म में। भौतिक रूप या फिजिकल रूप जिसको हम जीते हैं, दूसरा मानसिक रूप जिसको हम अनुभव करते हैं। ग्रह का वक्री होना
दूसरा ही फॉर्म है, ये मेंटल फॉर्म है। हमको पता है कि ग्रह वक्री नहीं हो रहा है, ऐसा कोई फिजिकल फिनोमेनन नहीं हो रहा है, फिर भी ऋषियों ने इसके वक्रत्व को माना, स्वीकार किया, लिखा, इसकी विस्तार से चर्चा की, अलग अलग ग्रंथों में चर्चा की। इसका अर्थ है कि उसका वक्रत्व का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम उसको ग्रह के वक्री होने को महसूस कर रहे हैं, और फीलिंग फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। शायद मैंने इसी क्लास में कभी जिक्र किया था कि एक व्यक्ति का जो दिल्ली में रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, उसका ट्रांसफर, उसका प्रमोशन हो जाए और ट्रांसफर हो जाए असम के किसी छोटे से गांव में जहां ट्रेन भी नहीं गई है, बस भी नहीं गई है। अब ये आदमी खुश होगा या दुखी होगा? सर दुखी होगा। हाँ, यस, ऑफ कोर्स। अगर दिल्ली में ही उसका प्रमोशन होता, पैसे भी बढ़ जाते, तो ये सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो आदमी सोचेगा कि इससे अच्छा इसमें दो तरह की फीलिंग आएगी। एक, नंबर वन, वो आदमी सोचेगा कि इससे अच्छा कम ही पैसे थे लेकिन मैं अपने परिवार के साथ था, सुखी था, दिल्ली में था। नंबर टू, वो आदमी अगर बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होगा तो उसको लगेगा कि नहीं, अच्छा हुआ, फैमिली कुछ दिन छूट ही जाएगी तो कोई बात नहीं। नंबर थ्री, अगर अपनी पति से या पत्नी से परेशान होगा तो बोलेगा चलो कम से कम 2 साल के लिए तो छुटकारा मिला। तो इट इज सिचुएशन एक है लेकिन अलग अलग फीलिंग है, इसलिए अलग अलग रिएक्शन है। फीलिंग फैक्टर जीवन में बहुत जरूरी होता है, और वक्री ग्रह एक फीलिंग फैक्टर है, इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अब जब हम लोग इतनी बात कर लिए तो इस स्थिति में मैं क्लास के एक दिन पहले मैं ये सारे नोट्स बनाता हूं। मुझे लिखना अच्छा लगता है, नंबर वन। नंबर टू, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के पास एक मेरे वर्ड्स का भी नोट रहे, प्लस आप लोग अपना नोट बनाएं, वो तो सबसे जरूरी चीज है। प्रियंका जी बड़ा अच्छा नोट्स बनाती हैं। ये बेसिक में सारे नोट्स इन्होंने भी करीब 50 पन्ने के नोट्स डाले हैं। मैं सिर्फ इसलिए इतना लाल, पीला, हरा, नीला करके बनाता हूँ। कंप्यूटर का इस रूप में प्रयोग में अभी तक मैंने सिर्फ वर्ड में उपयोग किया था लिखने में, लेकिन ये लाल, नीला, हरा, पीला ये सब मुझे अपने बेटे से सीखना पड़ा कैसे होता है। तो इस स्थिति में स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि ग्रह नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। किस नियम का? ऋषियों को भी पता है, सबको पता है कि ग्रह कभी अपने मार्ग से विमुख नहीं होते हैं। मतलब उनका जो ऑर्बिट है हमेशा उस पर चलते रहते हैं। तो जब वो वक्री हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ग्रह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। किसके नियम का? सूर्य के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। सूर्य ने क्या नियम बनाया कि इतने दिन में तुम मेरे चारों तरफ परिक्रमा करोगे और इसी ऑर्बिट पर करोगे और हमेशा आगे चलते हुए करोगे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? इसकी अवहेलना कर रहे हैं। सूर्य कौन? सूर्य राजा। तो राजा के बनाए नियम की अवहेलना करने के लिए किसी में भी शक्ति और बल की जरूरत है। इस अवहेलना के लिए विशेष चेष्टा यानी प्रयास की जरूरत है। इसलिए वक्री ग्रह को चेष्टा बली ग्रह भी कहते हैं। ठीक। अब ग्रह वक्री हो गए, लेकिन फिर वो मार्गी होंगे कुछ दिन बाद। तो समय के एक विशेष बिंदु पर वे पीछे जाते दिखते हैं, लेकिन फिर आगे भी जाते हैं। अभी जैसे
गुरु वक्री हुए हैं और अक्टूबर में फिर वो मार्गी होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वे कभी आगे तो कभी पीछे की ओर गतिमान होते हैं, ठीक है, यानी उतार चढ़ाव से भरे होते हैं। वे कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। वक्री ग्रह पीछे गए, फिर आगे गए, फिर कभी मान लीजिए वो वक्री हुए तो फिर पीछे गए, फिर आगे गए, यानी झूला की तरह झूलते हैं। तो झूले में क्या होता है, उतार होता है और चढ़ाव होता है। अब यहां तक तो क्लियर है हम लोगों को, ठीक है। अब इसी से हम लोग वक्री ग्रह के सिग्निफिकेशंस को निकालेंगे। मैंने एक छोटा सा टेबल दे दिया था कि कौन सा ग्रह कितने दिनों तक वक्री होता है, अंदाजन, मोटा मोटी एक एवरेज है वो, ठीक है, एक एवरेज है वो। अब इसी से हम लोग सिग्निफिकेशंस निकालेंगे कि वक्री ग्रह हमारे जीवन में करते क्या हैं या क्या कर सकते हैं, ठीक है। मरकरी 24 दिन, वीनस 42 डेज, मार्स 80 डेज, जुपिटर 120 डेज, सैटर्न 140 डेज। ये अप्रोक्सीमेशन है। इसी के आसपास ±5 या ±10 डेज ये वक्री होते हैं, ठीक है। अब मरकरी साल में 3 से 4 बार वक्री होता है, वीनस भी 2 से 4 बार वक्री होता है, मार्स 2 से 3 बार वक्री होता है, जुपिटर सैटर्न 1 बार वक्री होते हैं आमतौर पर, ठीक है। इसका ये कारण है कि मरकरी सबसे नजदीक है सन के, सबसे कम डिग्री तक वो ट्रेवल करता है, तो जल्दी जल्दी आगे पीछे होता है, तो जल्दी वक्री भी होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इनर प्लैनेट से आउटर प्लैनेट की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे डेज, वक्री होने का डेज बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब हम लोगों ने ये पूरी जो चर्चा की, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्या सिग्निफिकेशन निकाल सकते हैं? इससे हम लोग सिग्निफिकेशन निकालते हैं कि 1 मिनट होल्ड की। नंबर 1, वक्री ग्रह बली हो गए, ठीक है, इसलिए कि राजा के नियम की अवहेलना करने के लिए बलवान होना, शक्तिशाली होना जरूरी है। अब ये सिर्फ बल की बात है, ये शुभता और अशुभता की बात नहीं है कि वो अच्छा करेंगे या खराब करेंगे। वो कुंडली के अनुसार शुभ है तो उनका वक्रत्व, उनका रेट्रोग्रेडेशन व्यक्ति के जीवन में कुल मिलाकर प्रगति देगा, व्यक्ति के जीवन में कुल मिलाकर प्रगति देगा। अब कुंडली के अनुसार शुभ या अशुभ, ये लगन पर डिपेंड करता है। नंबर 1, लगन पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। नंबर 2, उनकी स्थिति पर डिपेंड करता है। नंबर 2, उनकी स्थिति पर डिपेंड करता है। अब ये कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, तो वक्री ग्रह जीवन में उतार चढ़ाव देते हैं। ये सारे जो चीजें हैं सिर्फ वहीं से निकली हैं, सारी चीजें हम लोग जानते हैं, सिर्फ कोरिलेट कर रहे हैं। वक्री ग्रह जीवन में उतार चढ़ाव देते हैं। अगर शुभ हैं तो चढ़ाव ज्यादा देंगे, अगर अशुभ हैं तो उतार ज्यादा देंगे। ऐसे ग्रह जीवन में कई बार 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 एक ही चीज को रिपीट करवाते हैं। मतलब जब हम झूला झूल रहे होते हैं तो ये मूवमेंट का रिपीटिशन है। आप इधर गए, फिर आप इधर गए, फिर आप इधर गए, तो कई बार एक ही चीज को रिपीट करवाते हैं या बार बार एक ही तरह की गलती करवाते हैं। वक्री ग्रह अगर शत्रु राशि में हो तो शुभ नहीं माने गए हैं। शत्रु राशि में कोई भी ग्रह शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए वक्री ग्रह भी शुभ नहीं माना जाता है। उच्च ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वो नीच का फल देता है, और नीच ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वो उच्च का फल देता है। नीच ग्रह वक्री हो जाए
नीच ग्रह वक्री हो गया मतलब, नीच का ग्रह वक्री हो गया मतलब जो बल शक्तिहीन था उसको अब शक्ति मिल गई, वो उच्च का फल देगा। उच्च का ग्रह वक्री हो गया, जो पहले से ही बलवान था उसको और बल मिल गया। अति हर जगह, अति हर जगह विनाशकारी होती है। उच्च का ग्रह वक्री है तो वो नीच का फल देने लगता है। रावण बलवान था, अति बलशाली था, उस बल में और क्या आ गया, अति गर्व भी आ गया, अति अभिमान भी आ गया। दोनों ने मिलकर उसको डुबा दिया। एक बड़ा अच्छा श्लोक है, आप लोग अगर नोट करना चाहें कर सकते हैं। अति रूपात रूपात हृता सीता, अति रूपात हृता सीता, अति गर्वेण रावणः। मतलब अति रूप के चलते सीता का हरण हुआ, अति गर्व के चलते रावण का वध हुआ। अतिर्दानात बलिर्बद्धो, अति दान के चलते राजा बलि मारे गए। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह उसकी वर्जना की गई है, उसका निषेध किया गया है, उसको मना किया गया है। तो उच्च का ग्रह वक्री होता है तो वो नीच का फल देता है, नीच का ग्रह वक्री होता है तो वो उच्च का फल देता है। अब लगन का वक्री होना कभी भी अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों? लगन जब वक्री होगा, लगन मतलब हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा डिसीजन पावर, लगन जब वक्री होगा तो व्यक्ति की सोच में निश्चितता नहीं आ पाती है, इनडिसिसिव हो जाता है, भ्रम में रहता है, कभी भी फैसले पर सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। इसलिए लग्नेश का वक्री होना, लगन का वक्री होना कभी भी अच्छा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, लगन भाव में किसी वक्री प्लैनेट का बैठना भी कभी अच्छा नहीं है। वक्री ग्रह बली होते हैं, कितने बली? राजा की भी अवहेलना कर दी है तो उसको साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाले होते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाले होते हैं। कलयुग में हम लोगों ने हमेशा बात की है कि ज्योतिष दृष्टिकोण का विषय है। कलयुग में जब हम सब साम दाम दंड भेद छल प्रपंच में लगे हैं तो शायद वक्री ग्रह को अच्छा माने। वक्री ग्रह वाला व्यक्ति कभी भी, इतना तो तय है, भूखे नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ अपने लिए जुगाड़ कर ही लेगा। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। वक्री ग्रह हेल्थ हैजार्ड होते हैं, इस चीज को याद रखना बड़ा जरूरी है। वक्री ग्रह, नीच ग्रह और अस्त ग्रह, और कुछ हो या नहीं हो, हेल्थ हैजार्ड के तौर पर जरूर देखे जाते हैं। स्वास्थ्य पर ये तीनों गहरा असर डालते हैं, खासकर अपनी दशा और अंतरदशा में, खासकर अपनी दशा और अंतरदशा में। अब कौन सा प्लैनेट कब वक्री होता है? आउटर प्लैनेट कौन कौन से हुए? मंगल, बृहस्पति और शनि। ये सूर्य से, ध्यान दीजिएगा, सूर्य से 5, 6, 7, 8, 9 भावों में ही वक्री हो सकते हैं। हमेशा वक्री हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वक्री होंगे तो इन 5 भावों में ही वक्री होंगे। ये कुंडली के भाव नहीं है, ये सूर्य से भावों की दूरी है, इसको भी ध्यान रखना है। जैसे सूर्य अगर चौथे भाव में है तो आउटर प्लैनेट अष्टम भाव से लेकर 12वें भाव तक वक्री होंगे।
सूर्य अगर चौथे भाव में है तो आउटर प्लैनेट अष्टम भाव से लेके 12वें भाव तक ही वक्री हो सकते हैं। इनर प्लैनेट का वक्रत्व, इनर प्लैनेट मतलब बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का वक्रत्व उनके डिग्री पर निर्भर करता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, सूर्य से चिपके होते हैं। बुध सूर्य से एक घर आगे पीछे जाता है, शुक्र 2 घर आगे पीछे ही जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वक्री प्लैनेट को लेकर कोई सवाल है तो हम लोग छोटा सा डिस्कशन करें, अदरवाइज आगे बढ़े। चलिए हम लोग लास्ट में कोई, हाँ प्रियंका। सर अगर कोई प्लेनेट अस्त भी और वक्री भी हो जाए तो वो ज्यादा आई गेस बहुत ज्यादा। ये अच्छा, ये कौन सा प्लैनेट हो सकता है जो अस्त भी हो? मरकरी, जैसे मरकरी एंड शुक्र आपने बोला ना कि ये जैसे अस्त होते ही हैं। या सिर्फ इनर प्लैनेट ही वक्री भी और अस्त भी हो सकते हैं? तो जब वक्री भी और अस्त भी हो गया तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं आउटर, हाँ आउटर प्लैनेट कभी भी वक्री और अस्त एक साथ नहीं हो सकता है, उसको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं अस्त ग्रह पे। अस्त ग्रह, ग्रहों का अस्त होना एक सेलेस्टियल फेनोमेनन है, एक खगोलीय घटना है। जब घूमते घूमते कोई ग्रह अपने पाथ पर सूर्य के पास आता है, हमारी उससे ऐसी डिग्री बनती है पृथ्वी की, तो लगता है कि भाई अब ये अस्त हो गया है। ज्योतिष में 2 ग्रहों को प्रकाश ग्रह माना गया है, यानी उनको ल्यूमिनरीज बोलते हैं। ल्यूमिनरीज, सूर्य और चंद्र। सूर्य दाहिना आंख, चंद्रमा, सूर्य दायां आंख और चंद्रमा बायां आंख। सूर्य का प्रकाश सबसे तेज है, इसलिए जब भी कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उस ग्रह की रश्मियां या उस ग्रह का तेज या उस ग्रह से जो एनर्जी निकल रहा है उसका प्रकाश धूमिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जब वो कमजोर पड़ गया तो उसकी रश्मि, उसके रेज, उसकी एनर्जी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कारकत्व या उसके सिग्निफिकेशंस भी हमें सही रूप में नहीं मिल पाते हैं। उसके कारकत्व या उसके सिग्निफिकेशंस भी हमको सही रूप में नहीं मिल पाते हैं। उन ग्रहों के कारकत्वों को सूर्य अपने में ग्रहण कर लेता है। अब तो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी का सिर्फ रूप बदलता है। तो उसकी रश्मियां ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या उसकी रश्मियां खत्म हो जाती हैं, उनकी रश्मियों को, उनके कारकत्वों को सूर्य ग्रहण कर लेता है। और सूर्य उनका फल कब देता है? अपनी दशा और अंतर्दशा में उनका भी फल देता है। ठीक है, ये एक चार्ट है जो हम लोगों ने बेसिक में भी शेयर किया था, अभी भी शेयर कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितने डिग्री पर उसके पहले और उसके बाद अस्त होता है, और रेट्रो में, जब रेट्रो मोशन में होता है तो कितने डिग्री पर अस्त होता है। तो बुध, सिर्फ बुध और शुक्र रेट्रो और अस्त एक साथ होगा, इसलिए एक साथ उसका लिखा हुआ है। बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, बुध सूर्य के बहुत निकट होता है। बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बनाने वाला योग है। इसकी चर्चा हम लोग योग के दौरान करेंगे। चंद्रमा जब अस्त होता है तो अमावस्या होती है, मतलब चंद्रमा जब सूर्य के 12 डिग्री पहले है, वहां से लेकर जब सूर्य के साथ आया, तो जब सूर्य के साथ सेम डिग्री पे आता है तो वहां से अमावस्या शुरू होती है और 12 डिग्री तक अमावस्या रहती है। उसके बाद
जब 12 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो प्रथमा तिथि शुरू हो जाती है। दुह स्थानों या खराब भावों का भावेशों का अस्त होना अच्छा माना गया है, लेकिन उस भाव से आने वाले पॉजिटिव रिजल्ट का भी स्थगन हो जाता है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट भी फिर नहीं आते हैं। अस्त होना माने उसके सिग्निफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। तो खराब भाव का लॉर्ड, उसका भावेश लॉर्ड अस्त हो गया तो बड़ा अच्छा है, खराब चीजें नहीं आएंगी। लेकिन किसी भी भाव से सिर्फ खराब चीज नहीं आती है, वहां से पॉजिटिव चीज भी आती है, तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट भी स्थगित हो जाता है या बहुत कम मिलता है। वक्री ग्रह की तरह भी अस्त ग्रह भी हेल्थ हैजार्ड का काम करते हैं। ग्रह भी हेल्थ ग्रह किस तरह का ग्रह, मतलब ग्रह को कुंडली में रोल क्या मिला है, ये रोल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्लैंक चार्ट एनालिसिस करें, उसको बार बार पढ़ें, अलग अलग तरह से पढ़ें। हम लोग भाव का बेसिक सिग्निफिकेशन जान चुके हैं, कौन भाव अच्छा है कौन भाव खराब है। ब्लैंक चार्ट एनालिसिस करें बिना किसी ग्रह को बैठाए हुए, सिर्फ लॉर्डशिप के हिसाब से कि कौन किस लगन में कौन ग्रह अच्छा काम करेगा, कौन ग्रह खराब काम करेगा, कौन ग्रह मीडियोकर काम करेगा। कुछ चीजें तो हमेशा याद होनी चाहिए, जैसे कर्क और सिंह लगन में मंगल परम योगाकारी प्लैनेट होता है, शुक्र के लगन में शनि परम योगाकारी होता है, मंगल के लगन में बुध सबसे खराब होता है, शुक्र बहुत खराब होता है, शुक्र के लगन में जुपिटर बहुत खराब होते हैं। तो बार बार जब उसको पढ़ेंगे तो ये चीजें धीरे धीरे ध्यान में आते रहेंगी, और जैसे ही किसी लगन की कुंडली आए सबसे पहले दिमाग में ये बन जाएगा कि भाई इस लगन में फलाना प्लैनेट अच्छे नहीं है। अब जो प्लैनेट को अच्छा रोल ही नहीं मिला उसकी, अब हम लोग आज के लास्ट इस पर आते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने शुरू में भी की थी, लेकिन उसको एक बार थोड़ा सा और समझ लेंगे। प्लैनेट्स को शक्ति कौन देता है? शक्ति देती है उन राशियों में ही पता चलाने पहुंचते हैं, तो प्लैनेट का फीलिंग फैक्टर सामने आता है। ग्रह भी सुख और दुख से, तो यहाँ पर जितने भी टर्म मैंने यूज किए हैं, उच्च हो, नीच हो, हर्षित हो, प्रमुदित हो, उल्लसित हो, दीप्ति हो, बाल्यावस्था हो, वृद्धावस्था हो, मृत हो, ये सारे टर्म ग्रहों की अवस्थाओं के, लेकिन इतने इंट्रिकेसीज और इतने कॉम्प्लिकेशंस में हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्लासिक्स में पूरा लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन ना वो याद रह पाता है ना वो लोग समझ पाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसका बेस जो है वही 7 स्टेप है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने शुरुआती क्लास में, अभी फिर हम लोग उसको करेंगे। खैर, तो ग्रहों को ये शक्तियां कौन देता है? राशियां देता है। ये जितनी भी स्थितियां हैं ये ग्रहों के राशि बेस स्थिति है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे पास होता है हम वही किसी को देते हैं, वही किसी को दे सकते हैं। ग्रह भी हमें वही देते हैं जो उनकी स्थिति होती है। ग्रह अच्छे हैं तो हमें अच्छा देंगे, ग्रह बुरे हैं तो हमें बुरा देंगे। ग्रह बुरे नहीं, ग्रह बुरी स्थिति में है। ग्रहों को हमसे इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, ग्रहों को हमसे न कोई प्रीति है, ग्रहों को न हमसे कोई बैर है कि वो हमारे साथ अच्छा करें या हमारा बुरा करें। वे तो बस हमें वही दे रहे हैं जो हमने अपने कर्मों से कमाया है। वे हमारे कर्म ही हैं जो ग्रहों के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुंडली में। इसलिए
हम ये कभी ना सोचें कि शनि हमें दुख दे रहे हैं। दुख हमारे कर्म दे रहे हैं। शनि सिर्फ उसको आपको पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि इस जन्म में मैं आपको दुख देने आया हूँ, आपको दुख मिलेगा, क्योंकि पिछले जन्मों में आपने ये गलत काम किए थे। ये दुख देने नहीं आते हैं, बल्कि ये आपको एक चेतावनी देने आते हैं कि आप ये लेकर इस जन्म में आए हैं, अभी भी मौका है, अभी भी समय है, इस जन्म में सुधार कर लीजिए। अब हम लोग अगेन वही बात करेंगे, ग्रह हमें क्या देंगे। हम लोग हमेशा ग्रह के देने की बात कर रहे हैं, ग्रह देते हैं, देंगे। ग्रह क्या देंगे? जिस भाव में वो बैठेंगे उस भाव से जुड़ी चीजें देंगे। जिन भावों के वो स्वामी होंगे उन भावों से जुड़ी चीजें देंगे। जो उनका कारकत्व होगा, मतलब जो उनका सिग्निफिकेशन होगा, उन सिग्निफिकेशन से जुड़ी हुई चीजें देंगे। जहां उनकी दृष्टि होगी, जिस भाव पर उनकी दृष्टि होगी, उस भाव से जुड़ी चीजें देंगे। जो भाव जिस ग्रह पर उनकी दृष्टि होगी, उस ग्रह से जुड़ी चीजें देंगे। इनसे ही जुड़ी घटना, इनसे ही जुड़ी स्थिति, इनसे ही जुड़ी मनोदशा को वो देंगे। और किस मुताबिक देंगे, किस हिसाब से देंगे? अपनी परिस्थिति के अनुसार देंगे। किस अनुसार देंगे? अपनी परिस्थिति के अनुसार देंगे। अब ये परिस्थितियां क्या हैं? सबसे अच्छी परिस्थिति उच्च है, उसके बाद मूल त्रिकोण है, उसके बाद स्वगृही है, उसके बाद मित्र है, उसके बाद सम राशि है, उसके बाद शत्रु राशि है, उसके बाद नीच राशि है। मैंने समझाने के ख्याल से थोड़ा सा इसको लिखा है, कल रात में ही मैंने इसको लिखा है। इसको आप लोग ले लीजिए, पढ़िएगा, कहीं कोई परेशानी होगी इसको समझने में। हालांकि इस पर चर्चा हम लोग शुरुआती क्लास में कर चुके हैं और ये बड़ा इजी चीज है, बेसिक चीज है, तो इसमें परेशानी नहीं होगी। इसलिए इसको मैं रीड आउट करूंगा, न इस पर मैं ज्यादा बात करूंगा। लेकिन ये सीक्वेंस है ग्रहों के सबसे पॉजिटिव सिचुएशन उच्च राशि और सबसे निगेटिव सिचुएशन नीच ग्रह या नीच राशि में ग्रह का होना। अब ये आज का यही क्लास था। आज हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी। पीएसी अनफोल्डिंग द रियल मीनिंग, पीएसी का सही में वास्तविक मतलब क्या है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट का असर क्या है, कंबशन मतलब कैसे वे अपने कारकत्व को खो देते हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी रश्मि को, अपने सिग्निफिकेशंस को खो देते हैं, और प्लैनेट कैसे किसी पर्टिकुलर साइन में क्या फील करते हैं, उच्च से लेकर नीच तक की यात्रा। अब हम लोगों के पास 10 मिनट का समय है, कोई सवाल है हम लोग जरूर लेंगे। सर ये पूछ रही थी, जैसे हमारे वो शायद मैं पहले पूछ चुकी, भूल गया यार, नहीं पूछा। कोई बात नहीं। सर जैसे हम कर्म तो हम पिछले जन्म में, आपने कहा था पिछला जन्म नहीं होता उस टाइम पे, शायद दोबारा से वो पूछ रही हूँ कि अगर हम पिछले जन्म में अपने कर्म लेके आए हैं तो रेमेडीज वर्क कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो भुगतान जब तक नहीं करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस नहीं हो जाएगा सर? अगर हम रेमेडीज करते तो हम लोगों ने जब पहला क्लास किया था, वेरी फर्स्ट क्लास, कि हम ऐसे क्यों हैं, उसमें हम लोगों ने एक चर्चा की थी, दृढ़ कर्म अदृढ़ कर्म। मान लीजिए एक डंडा है, इधर दृढ़ कर्म है, इधर अदृढ़ कर्म है। दृढ़ मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता है, अदृढ़ मतलब जो कि फ्लेक्सिबल है। अब बीच का पोर्शन हुआ तो जितना इधर होगा उतना वो दृढ़ता की तरफ हो गया, जितना इधर होगा उतना अदृढ़ता की तरफ हो गया। तो अगर कर्म दृढ़ है तो उसको बदलना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए फिर रेमेडी में अगर आस्था चाहिए, अगर विश्वास चाहिए, अगर भक्ति चाहिए, अगर प्रेम चाहिए, तो वो ऐसा प्रेम जो कि बिना कुछ मांगने के लिए। 5th हाउस वाला जैसे। हाँ, अब जैसे भाई तुलसीदास बहुत बड़े भक्त हुए,
तुलसीदास बहुत बड़े भक्त हुए। कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तो वहां उनको रामचंद्र जी के दर्शन भी हुए, उन्होंने आके अपना तिलक करवाया। लेकिन तुलसीदास ने हनुमान चालीसा भी लिखा, बहुत बृहद साहित्य है उनका। तुलसीदास को वृद्धावस्था में अपने बाह में यहाँ पर एक फोड़ा हो गया था, उस फोड़े ने उनको बहुत कष्ट दिया, वो फोड़ा ठीक ही नहीं होता था। ठीक है, उन्होंने एक रचना की हनुमान बाहुक, बाहु मतलब हाथ, भुजा, तो जिसमें उन्होंने, अगर कभी पढ़ने का मौका लगे तो छोटा सा है, जितना बड़ा हनुमान चालीसा है उतने ही पेजेस हैं, इजी है, समझ में आ जाएगा, और उतना ही बड़ा या 2-4-5 पन्ना आगे होगा, आप पढ़िएगा तो क्या नाम है? हनुमान बाहुक। तो उसमें जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने हनुमान जी को कितनी गालियां दी हैं। गालियां इन द सेंस कि लोग हमको कहते हैं कि तुम जीवन भर प्रभु राम की भक्ति किए, तुम जीवन भर हनुमान की भक्ति किए, और तुम इस पीड़ा में छटपटा रहे हो, तुम्हारे ईश्वर कहाँ है, वो तुम्हारा दुख क्यों नहीं हर पा रहे हैं। मतलब कहने का कि भाई तुलसीदास जिनका प्रेम निश्चल था, जिनकी भक्ति निश्चल थी, जिनको बदले में नौकरी नहीं चाहिए था, जिनको बदले में प्रमोशन नहीं चाहिए था, जिनको बदले में गाड़ी घोड़ा मकान नहीं चाहिए था, बीवी बच्चा नहीं चाहिए था, उनको भी जब अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ा इतनी भक्ति के बाद, तो रेमेडी सही में उसका असर होता है नहीं होता है, प्लस उस टाइमलाइन पे दृढ़ और अदृढ़ के बीच वो कहां पर है, इसको समझना ये एक बड़ा चैलेंज है। सर एक और चीज मैंने कल कहीं पढ़ी थी, कल नहीं पिछले हफ्ते पढ़ी थी, कि कहते हैं ज्योतिष जो होता है ना, वो जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, जैसे हम लोग सीख रहे हैं, जब एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे तो उनके ऊपर बहुत सारी चीजें आती है। जब हम किसी ऐसे की पथरी पढ़ते हैं जिसके बहुत नीच ग्रह होते हैं, बहुत ही बुरे ग्रह होते हैं, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर पे भी आता है। सर क्या ये सही है? जब हम पढ़ते हैं और रेमेडी एक तो गुरु जी का वीडियो आया है, उसको देखिए जो कल आया है, कि अच्छे सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर कैसे बने, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है, इसलिए विधान है कि किसी का फ्री में न लें न दें न देखें। जब आप मूल्य लेते हैं, पहले जैसे कहा जाता था कि खाली हाथ मत जाइए, एक शब्द है पत्र पुष्प, मैं आपको पत्र पुष्प अर्पित करता हूं, मतलब कुछ भी, आप एक फल अर्पित कर दीजिए, आप एक फूल अर्पित कर दीजिए, फूल भी नहीं, आप एक पत्ता दे दीजिए, मतलब आपने उसका मूल्य दे दिया। यहां पर जब आप मूल्य दे दिए तो आप न आपने उसका कुछ धारण किया, न उसने आपका कुछ धारण किया, न आपने उसका कुछ धारण किया, न उसने आपका कुछ धारण किया। वो आपके पास एक समस्या लेकर आया, आपको मतलब किसी को भी, हम सबको, हमको अगर लगता है कि हम इस आदमी के प्रॉब्लम को सलूशन दे सकते हैं, तो हम उसको अपना सर्विस पे कर रहे हैं, अपने ज्ञान का सर्विस दे रहे हैं, और बदले में उससे हम एक मूल्य ले रहे हैं। मूल्य मतलब नेसेसरी नहीं कि आप 1500 रुपया लीजिए तो ही मूल्य हुआ। तो यहाँ पर बहुत पहले की बात है, मेरी एक किसी से बात हो रही थी, आई मीन 2-3 साल पहले की बात है। तो फेसबुक पे बहुत सारा रहता है, उन्होंने अपना कुंडली विश्लेषण का ऐड दिया हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुझे सिखाएंगे? मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुझे सिखाएंगे? उनमें था कि भाई एक सवाल फ्री भेजिए, एक सवाल दीजिए, उसका फ्री उत्तर होगा।
अलग अलग मार्केटिंग पॉलिसी है, ठीक है। तो मैंने कुछ भेजा था, उनका जवाब आया, मेल पे फोन नंबर था, मैंने फोन किया, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप मुझे सिखाएंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सिखाता नहीं, मैं किसी को पढ़ाता नहीं। मैंने कहा कि सर आप मुझे पढ़ा दीजिए थोड़ा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी जिनसे मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि इस विद्या को किसी को देना मत, और देना तो जो सुपात्र हो उसको देना। अब उनका पूरा वर्डिंग सुनिए। मुझे ये नहीं पता कि आप सुपात्र हैं या नहीं है, ठीक है। मैंने कहा आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग कभी मिले नहीं, कभी एक दूसरे को जाने नहीं। सही बात है, कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा कि सर लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसे को भी दे दिए तो क्या फर्क पड़ता है, जो सुपात्र है या नहीं है, वो उसका कर्म है कि वो जाने कि वो क्या करे नहीं करे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम किसी को सिखाते हैं और वो उससे कोई गलत काम करता है तो उसका फल मुझे भी आएगा, इसलिए मैं ये काम ही नहीं करता। तो अलग अलग फिलॉसफी है, अलग अलग फिलॉसफी है। अब इसमें एक है कि भाई आपने मूल्य अगर ले लिया तो मैं आपको अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूं, ठीक है। मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा, मैंने जो जाना, अपनी ईमानदारी से, अपनी क्षमता भर मैं आपको वो सेवा दे रहा हूं, दैट्स इट। प्लस जो भी लोग हीलिंग का काम करते हैं, जो भी लोग हीलर होते हैं, ये भी एक तरह का हीलिंग प्रोसेस ही है, ये भी एक तरह का हीलिंग प्रोसेस ही है। तो वहां पर ध्यान, साधना, ध्यान कम से कम बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हीलिंग इज ए प्रोसेस। हीलिंग एक 12th हाउस का चीज है, जहां पर आपकी एनर्जी लॉस होती है, जहां पर आपकी एनर्जी व्यय होती है। इसलिए अपनी एनर्जी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नमस्ते, आप सबको प्रणाम।